हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स पर। तो दोस्तों, काइनेमेटिक्स के हमने लेक्चर खत्म कर लिए थे। रिलेटिव मोशन के लेक्चर चल रहे थे। रिलेटिव मोशन में भी हम आए दिन नए से नए केस लेके आ रहे थे, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हमने 2 डायमेंशन में कैचिंग प्रॉब्लम पढ़ा था कि भाई एक बॉडी दूसरे बॉडी को एक प्लेन मोशन में कैसे कैच करती है, उसका एनालाइज किया था। आज हम वापस से प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, लेकिन इस बार हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मूवेबल बना देंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था? ग्राउंड टू ग्राउंड एक्सेलरेशन, मतलब प्रोजेक्टाइल इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ग्राउंड, है ना। अभी तक हमने जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा था 2 डायमेंशन में, काइनेमेटिक्स 2D में, वो पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मतलब स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रुका हुआ है, ठीक है ना, ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे अपन एक स्पेशल नाम वो देते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है ना। तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल क्या होते हैं वो अपन एनएलएम में, अंदर एनएलएम के चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो हो जाएगा आज का टॉपिक जो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम का मतलब क्या है कि अब जब हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं तो वो उसका जो फ्रेम है, उसका जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, ठीक है। ये इसका जनरल मीनिंग हो गया। तो चलिए अपन एक बार थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ठीक है, और इसके हाथ में एक बॉल है, और ये ऑब्जर्वर जो है ये गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इस ऑब्जर्वर ने क्या करा? इस ऑब्जर्वर ने इस बॉल को छोड़ दिया, इस ऑब्जर्वर ने इस बॉल को छोड़ दिया, और दूसरा ऑब्जर्वर जो है इस तरीके से गाड़ी पे मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर, ठीक है। और दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे खड़ा है ग्राउंड पे। दूसरा ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है? यहाँ पे ग्राउंड पे। इसको अपन बोल देते हैं O1, इसको अपन बोल देते हैं ऑब्जर्वर नंबर 2। तो ये जो ट्रॉली है ये U स्पीड से मूव कर रही है। किस स्पीड से मूव कर रही है? U स्पीड से। मतलब ये ट्रॉली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में X स्पीड से मूव कर रही है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर इसकी स्पीड है कांस्टेंट, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी, ठीक है ना। ये ट्रॉली एक्सेलरेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो जब ये बॉल को फेंक देगा तो ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 को किस तरीके के मोशन ऑब्जर्व होंगे? तो ऑब्जर्वर 1 जो ग्राउंड से देख रहा है, ग्राउंड से जो देख रहा है उसके लिए इसके पास कोई वेलोसिटी है क्या? बोलिए हाँ, उसके पास u वेलोसिटी है, ठीक है ना। बॉल किसके हाथ में है? ऑब्जर्वर के हाथ में, O2 के हाथ में। और ऑब्जर्वर किस पे है? इस कार्ट पे, और ये कार्ट u स्पीड से चल रही है। तो कार्ट की स्पीड u है, तो इस ऑब्जर्वर O2 की स्पीड भी u होगी, और उसके हाथ में जो बॉल रखी हुई है उसकी स्पीड भी u होगी, ठीक है बच्चों। अब जब ये इसको ड्रॉप कर देगा, क्या कर देगा? ड्रॉप, बॉल ड्रॉप। तो हम यहां पे लिख देते हैं बॉल ड्रॉप्ड। बॉल क्या करा गया है? छोड़ा गया है। तो ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में ये बॉल कैसी दिखेगी? सीधा नीचे गिरती हुई। ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में कैसी दिखेगी? सीधा नीचे गिरती हुई, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वर 1 जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए ये कैसी बनाएगी ट्रेजेक्ट्री? ये ट्रेजेक्ट्री ऐसी बनाएगी, प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है स्टूडेंट्स। आ रही है यहां तक बात समझ में? मतलब ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 इन दोनों के लिए ट्रेजेक्ट्रियां अब अलग अलग हो सकती है। ऑब्जर्वर 1 देखेगा तो उसने बॉल को ड्रॉप किया था, तो उसको क्या दिखेगा? बॉल सीधे नीचे की तरफ गिरी है, तो ये ऑब्जर्वर 2 की ट्रेजेक्ट्री। लेकिन ऑब्जर्वर 1 के लिए इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसलिए ये जमीन पर आने से पहले इसने इस तरीके का पैराबोलिक पाथ ट्रैवर्स किया। यहां तक आगे बात समझ में स्टूडेंट्स आपको? ठीक है ना। ये मतलब जमीन का लेवल है जहां पे भी आगे वो टकराई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मूविंग फ्रॉम मूविंग फ्रेम, है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा? मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बोल देते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन तो सेट है ही सही,
डायरेक्शन तो यहाँ पे हमने यू ले ही रखी है इसकी, ठीक है। अब चलिए, तो मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो टाइम निकालते हैं जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब ये कब तक हवा में रहता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 है यहाँ पे, तो हम दो पार्ट कर देंगे इसके। तो सबसे पहला पार्ट आ जाएगा फॉर O1, O1 के लिए, O1 कौन है, ग्राउंड वाला। तो ग्राउंड पे से जो देख रहा है उसे ये कैसा दिखेगा, उसे ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा उसे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। मान लेते हैं ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर यहाँ पर है और बॉल यहाँ पर है इतनी हाइट पर, तो ये क्या हो जाएगी, ये वो हाइट हो जाएगी जिस हाइट से हम इसको गिरते हुए देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों, आ रही है ना बात समझ में। तो चलिए ऑब्जर्वर 1 के लिए क्या हो जाएगा, बॉल फॉल्स इन पैराबोलिक पाथ, हम यहाँ पे लिख देंगे बॉल फॉल्स इन पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना। ये पैराबोलिक पाथ में चल रही है और इसको जमीन तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, y। तो हम क्या करेंगे, हम बाय सेकंड इक्वेशन, हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन इन y एक्सिस, हम y एक्सिस में सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। देखो यहां से हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो हम ये मान लेते हैं नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है ना, नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एक्सलेशन भी प्लस g आएगा, ठीक है ना। बार बार रेफरेंस फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे बोल दिया है पहले ही, आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, ऐसे ही ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है एक्स में और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। क्लियर है, अपन ये मान के चलेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा प्लस एच इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, प्लस एच इज इक्वल्स टू इनिशियल यू वाई है क्या, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी इसके पास इनिशियल नहीं, एक्स डायरेक्शन में है यू के बराबर, तो वाई डायरेक्शन में 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू जी, कितना आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर। यहाँ पे टी की जगह मैंने कैपिटल टी क्यों रखा है, क्योंकि कैपिटल टी ही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कैपिटल टी कितना आ जाएगा, कैपिटल टी मेरे पास आ जाएगा 2h बाय जी, ये अंडर रूट में, ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। क्लियर है। और दूसरी चीज अगर हम बात करें फॉर O2 के लिए, लेकिन अभी हमने सिर्फ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, अभी तक हमने क्या निकाला है, सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर हम रेंज की भी बात करें, अब अगर हम रेंज की भी बात कर लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में, अभी अपन O1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो O1 के लिए रेंज कितनी हो जाएगी, इसको E कर देते हैं, उसके बाद इसको B कर देंगे, है ना, ए सेकंड इक्वेशन इन वाई एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, इसकी रेंज निकालनी है तो सेकंड इक्वेशन इन एक्स एक्सिस, अब हम एक्स एक्सिस में सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस में सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस में सेकंड इक्वेशन यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी, ये रेंज, यही तो है ना रेंज, भाई इसी को तो रेंज बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल आपने अच्छे से पढ़ा है। तो इस रेंज को कवर करने के लिए इसका एक्स कंपोनेंट जिम्मेदार होगा जो कि यू के बराबर है, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं r इज इक्वल टू यू टी प्लस 0। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन है क्या, नहीं, वाई डायरेक्शन में तो ग्रेविटी काम कर रही है लेकिन एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन नहीं है। तो इस तरीके की टर्म यहाँ पे भी आ रही थी 1/2 AT स्क्वायर, तो एक्सलेशन 0 होने की वजह से वो पूरी की पूरी 0 हो गई, ठीक है ना। तो स्मॉल टी की जगह मैं कैपिटल टी लिख दूंगा, तो मेरे पास रेंज का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, u इंटू अंडर रूट 2h बाय जी। तो ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ चुका है। ये हमने किसकी बात करी, ये हमने करी है ऑब्जर्वर 1 की बात, ये हमने किसकी बात करी, ऑब्जर्वर नंबर 1 की बात। अब हम बात करते हैं फॉर O2, ऑब्जर्वर नंबर 2। ऑब्जर्वर नंबर 2 के लिए अब देखते हैं, तो ऑब्जर्वर नंबर 2 किस पे बैठा है, कार्ड पे, है ना, मतलब ऑब्जर्वर मूविंग कंडीशन में है। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो इसने जब बॉल छोड़ी थी तो इसके पास y कंपोनेंट था क्या, नहीं, तो इसके लिए भी हम बाय सेकंड इक्वेशन करेंगे, ठीक है ना। या फिर पहले लिख लेते हैं बॉल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। उसके लिए ऑब्जर्वर 2 को बॉल कैसे गिरती हुई दिखेगी, बॉल 2 फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधी नीचे गिरती हुई दिखेगी। और जब ये सीधी नीचे गिरती हुई दिख रही है तो हम इसका ए पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ए पार्ट क्या आ जाएगा, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ, बाय सेकंड इक्वेशन, है ना, सेकंड इक्वेशन लगा देंगे अपन।
तो सेकंड इक्वेशन किस डायरेक्शन में लगाएंगे, ऑफ कोर्स वाई डायरेक्शन में, तो वापस वही आ जाएगा हमारे पास प्लस एच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 इंटू जी कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टी इक्वल टू 2h/g अंडर द रूट। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर 1 के लिए जितना टाइम लगा उतना ही ऑब्जर्वर 2 के लिए लगा है। क्लियर है बच्चों। तो मैंने आपको यही तो बताया था कि टाइम एक ऐसा पैरामीटर है, टाइम एक ऐसा वेरिएबल है जो सभी कड़ियों को जोड़ देता है। आप किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल ले लीजिए, कैसा भी कॉम्प्लेक्सिटी ले आइए, लेकिन टाइम उन सभी को एक धागे में पिरो के रखता है, बांध के रखता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टी इसकी वैल्यू आ गई। और अगर हम रेंज की बात करते हैं, ठीक है ना, रेंज की, तो रेंज के लिए वापस हम करेंगे बाय सेकंड इक्वेशन, अब हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे रेंज के लिए। तो रेंज क्या होती है, रेंज हमारे पास होती है ux इंटू टी। तो ux तो 0 है, टी की वैल्यू हमारे पास जो भी हमें रखनी है वो रख देंगे, तो इसके लिए रेंज हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये दोनों केस समझ में आए स्टूडेंट्स आपको, है ना। ये सबसे सिंपलेस्ट केस था, मतलब हमारे पास बॉल थी, हमारे पास दो ऑब्जर्वर थे, एक ग्राउंड पे था और एक मूविंग ट्रॉली पे था। ट्रॉली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी, ठीक है ना, और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी। बंदे ने, जो ऑब्जर्वर O2 था, उसने सिर्फ बॉल को ड्रॉप किया था। क्या किया था, ड्रॉप। तो ग्राउंड वाले के लिए कैसी ट्रेजेक्टरी बनी थी, पैराबोलिक। क्यों बनी थी, क्योंकि इसको, इस बॉल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिख रही थी, लेकिन ऑब्जर्वर O2 के लिए इस गिरती हुई बॉल ने वर्टिकल लाइन ट्रेजेक्टरी बनाई। क्यों, क्योंकि इस O2 के अकॉर्डिंग इस बॉल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं थी। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसी का एक नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, इसका बी पार्ट हमारे पास आ जाएगा। बी पार्ट हम क्या लिखेंगे, बी पार्ट प्रोजेक्टाइल थ्रोन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड थ्रोन अपवर्ड। तो सेकंड वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा मूविंग with constant speed thrown upward, मतलब अब हमने क्या करा है, अभी तो हमने बॉल को सिर्फ ड्रॉप किया था, इसमें भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, इस वाले केस में भी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे, लेकिन हमने पहले सिर्फ ड्रॉप किया था, मतलब कोई अपनी तरफ से एक्सटर्नल इंपल्स नहीं दिया था, एक्सटर्नल स्पीड, इनिशियल स्पीड नहीं दी थी। लेकिन यहाँ पे हम इसको अपनी तरफ से एक्सटर्नल स्पीड देंगे, और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। अब कहां फेंका जाएगा इसको, अपवर्ड। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये हमारी कार्ट यहाँ पर है कहीं, ठीक है ना, ये हमारी कार्ट है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर भैया है इस तरीके से, इनके हाथ में ये बॉल रही और इन्होंने इस बॉल को, और दूसरा ऑब्जर्वर भैया हमारे यहाँ पर है ग्राउंड पर। ठीक है ना, तो इनके नाम अपन रख देते हैं, इनका नाम है हमारे पास O2 और इनका नाम है हमारे पास O1। ओके, देन होगा क्या, अब इन्होंने इस बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी है, ऊपर की डायरेक्शन में क्या दी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इस इनिशियल वेलोसिटी को मैं v मान लेता हूं, इस बार क्या मान लेता हूं, v मान लेता हूं। तो और आपकी जो ट्रॉली है, ट्रॉली जो आपकी है अभी भी वो u स्पीड से मूव कर रही है, अभी भी वो आपकी u स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है ना, ये ट्रॉली के पहिए और ये ट्रॉली इस ट्रैक पर चल रही है। ठीक है ना, ये ट्रैक आपके ग्राउंड के पैरेलल है। आ रही बात समझ में। तो अगर आप देखेंगे ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 के लिए, तो देखिए ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर 1 को इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी दिखेगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों दिखेगी। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, इसके अकॉर्डिंग ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ पे आके ग्राउंड पर टकराएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम बात करें O2 की, तो O2 के लिए ट्रेजेक्ट्री कैसी बनेगी, मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ बच्चों को ना, इधर यहाँ साइड में बना रहा हूँ, बनेगी तो यहाँ पे ही बॉल पे ही, लेकिन मैं साइड में बना रहा हूँ, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके लिए ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। आ रही कुछ बात समझ में।
क्लियर है बच्चों, यहां तक आपको? तो स्टूडेंट्स अब की बार अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में इसको करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो ग्राउंड का लेवल है, हम इसी ग्राउंड के लेवल को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना। हमारा ओरिजिनल डायग्राम ये रहा, तो हमें लगभग लगभग ये यहाँ पर इस पॉइंट के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर है, ये हमारे O1 है ऑब्जर्वर, ठीक है ना, और ये हमारा ऑब्जर्वर है मिस्टर O1, ये हमारा ऑब्जर्वर है मिस्टर O1, ठीक है ना, O1। तो O1 इसको देख रहा है इसी ग्राउंड पे खड़े होकर, क्लियर है बच्चों। तो देखिए O1 और O2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो हम सबसे पहले O1 वाला केस ले लेते हैं, है ना, फॉर O1। तो ऑब्जर्वेशन ले रहा है फॉर O1 वाइस ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो ये ग्राउंड पे रुका हुआ है। ग्राउंड वाला जो ऑब्जर्वर है उसको इस बॉल के पास क्या क्या दिख रहा है, एक तो वर्टिकल वेलोसिटी दिख रही है v और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिख रही है v, ठीक है ना। तो उसको इसके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों दिख रहे हैं। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आप जानते हैं जब दोनों कंपोनेंट होते हैं तो पैराबोलिक पाथ बनता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बॉल फॉल्स इन पैराबोलिक पाथ, बॉल फॉल्स इन पैराबोलिक पाथ, वो पैराबोलिक पाथ में फॉलो कर रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने निकाला था इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये बिल्कुल जनरल पैराबोलिक मोशन है, यहां से लेके यहां तक, वही ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है ना। ये वाली जो हाइट है कार्ट की हाइट, ये वाली जो हाइट दिख रही है आपको, इसको आप नेग्लिजिबल मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होने के कारण हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन से निकाला था, यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे हाइट दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 दोनों को सेम ग्राउंड पे खड़ा रखा है। ये जो कार्ड की हाइट है आप इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट नहीं है तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। तो ए पॉइंट अपन लिख देते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन इन वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस में अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक, है ना, हम मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक लगाएंगे। तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास वाई कंपोनेंट 0 हो जाता है, या फिर यूं बोलूं ये जो v वेलोसिटी है ये 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये v वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जो इनिशियल में वर्टिकल डायरेक्शन में दी थी, ठीक है। तो जब ये हमारे पास v बाय ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, u बाय माइनस जी, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही है, इंटू t/2। t/2 क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आधा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बाकी का टाइम ऑफ फ्लाइट यहां तक। तो हमने ऑब्जर्व किया है इनिशियल पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक, तो t/2 टाइम रखेंगे यहाँ पे, है ना। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा t इक्वल टू, है ना, 2u बाय जी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू u बाय मतलब y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी, v, तो 2 इंटू वी डिवाइडेड बाय जी। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इस पर्टिकुलर केस के लिए। कब, जब ऑब्जर्वर O1 देख रहा है, ठीक है ना। और रेंज के लिए हम बी पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब रेंज कैसे आ जाएगी, रेंज इसमें वही आ जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज को अपन लिख सकते हैं r इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे कितना दे रखा अपन को, u, ठीक है। तो u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना था, 2v बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया 2u इंटू वी बाय जी। तो ये है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी ये है इसकी रेंज, ये इसकी क्या आ गई, रेंज आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूले लगभग वैसे ही बन रहे हैं जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में बने थे, बस उनके नोटेशंस अलग हो गए हैं। रेंज के फॉर्मूले हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों आता था, तो यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट भी आ गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुई हमारे ऑब्जर्वर 1 की बात। अब अगर हम बात करते हैं फॉर O2,
अब जो ऑब्जर्वर 2 है उनके लिए हम बात कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वर O2 के लिए जब हम बात करेंगे, है ना, तो ऑब्जर्वर O2 के लिए जब हम बात करेंगे तो बच्चों देखो ये रहा ऑब्जर्वर O2। O2 इस ट्रॉली पर बैठा हुआ है और ट्रॉली यू स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना, ट्रॉली यू स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही है। तो इस O2 को ये वाली स्पीड महसूस होगी क्या? नहीं, क्योंकि रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से ये अपने आप को रुका हुआ ही मानेगा। भाई आप ट्रेन में बैठते हो तो आप तो अपने आप को रुका हुआ ही मान रहे हो ना कि आप ट्रेन में बैठे हो, ऐसे थोड़ी कि ट्रेन में चल रहे हो। आप बैठे हो ट्रेन में और ट्रेन चल रही है, क्लियर है? तो आप तो रुके हुए ही हो ना, तो ऐसे ये ऑब्जर्वर O2 भी अपने आप को रुका हुआ मानेगा। ये अपने आप को रुका हुआ मानेगा तो ये जो यू स्पीड है ये इसको महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतने ही मैग्नीट्यूड की अपोजिट स्पीड अपन इसमें ऐड कर देंगे तभी तो ये रुकेगा। शुरुआत में रिलेटिव का कॉन्सेप्ट 1D में समझाता है जो फर्स्ट लेक्चर में, ध्यान आ रहा है? हाँ, तो इसको सिर्फ ये v वेलोसिटी महसूस होगी, अब अपवर्ड वाली, उसको सिर्फ ये v वेलोसिटी दिखेगी, ठीक है ना। तो उस v वेलोसिटी के कारण वो इतनी हाइट गेन करेगा, उस v वेलोसिटी के कारण वो इतनी हाइट गेन करेगा और फिर वापस जमीन पे आके गिर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, इसका मोशन इसको कैसा दिखेगा? मोशन इन अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो बॉल rises up to maximum height h and then falls vertically downward, ठीक है। मतलब ऑब्जर्वर 1 के लिए तो पैराबोलिक पाथ ट्रेवल किया है, लेकिन ऑब्जर्वर 2 के लिए कैसा पाथ ट्रेवल किया है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल डाउनवर्ड मतलब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। बॉल पहले सीधे ऊपर जाएगी और उसके बाद वापस सीधे नीचे आएगी, ठीक है ना। यह है मेरा कहने का मतलब बॉल यहां से सीधे ऊपर जाएगी और फिर वापस सीधे नीचे आ जाएगी, इस वाले ऑब्जर्वर के लिए, O2 के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने इसका मोशन ऑब्जर्व कर लिया था कि ये स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल अप और डाउन मोशन करेगी। तो अब हम इसका ए पार्ट ले लेते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन। कहां पर? वाई एक्सिस में, ठीक है ना। वाई एक्सिस में अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो आप जानते हैं बॉल नीचे से v स्पीड से गई, ऊपर जाके वो 1 सेकंड के लिए रुकेगी, यहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? फाइनल स्पीड 0 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितनी थी? v माइनस g, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा? t/2। तो वापिस हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2v/g। कितनी आएगी? 2v/g। अब देखिए ऑब्जर्वर 1 के लिए भी उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट था, ऑब्जर्वर 2 के लिए भी उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि यहां पर भी ऑब्जर्वर 1 और 2 के लिए सेम टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा था, तो यहां पर भी ऑब्जर्वर 1 और 2 के लिए सेम टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा था। तो हम क्या यहाँ पे नोट लगा के क्या लिख देंगे? नोट लगा के लिख देंगे कि t इज सेम फॉर बोथ ऑब्जर्वर्स O1 एंड O2, दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आ जाएगा। अब हम बात करेंगे रेंज की। क्या बात करेंगे? रेंज की, ठीक है। तो इसको कितनी रेंज महसूस होगी, इसको रेंज कितनी लगेगी? बाय सेकेंड इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? R इक्वल टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी, यही होता है। अब ux, तो O2 को देखो, O2 के हिसाब से इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या इस बॉल के पास? नहीं। O1 के हिसाब से इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था u के बराबर, क्योंकि वो ग्राउंड से देख रहा है। लेकिन जो ट्रॉली के अंदर बैठ के देख रहा है उसके हिसाब से इस बॉल के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। क्या है? नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा R इक्वल टू 0 इंटू टी। तो हमारे पास O2 की जो रेंज आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो हमने कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट के ये 2 केसेस दे रखे हैं, है ना। आप चाहें तो तीसरा, चौथा, पांचवा और केसेस भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इस डायरेक्शन में ले जाएं इसको। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, अब हम इस कार्ड को एक्सेलरेट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 केसेस हो गए। अब हम सी पार्ट पे चलते हैं, तीसरा पार्ट, ठीक है ना। और तीसरा पार्ट हमारे पास हो जाएगा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम
एक्सेलरेटेड फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। एक्सेलरेटेड फ्रेम से फेंक रहे हैं तो सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए डायग्राम हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमारे पास ट्रॉली, ठीक है, ये ग्राउंड के पैरेलल में एक लेवल पे चल रही है। इसके अंदर हमारा ऑब्जर्वर भाई साहब हैं, ठीक है, और इनके हाथ में एक बॉल है। ऑब्जर्वर भाई साहब हैं, इनके हाथ में एक बॉल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड u है, और इसका इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a है, ठीक है बच्चों। तो अब की बार हमने क्या करा, अब की बार ये मूव कर रही है, इसके पास स्पीड है मतलब ये मूव कर रही है, और इसके पास एक्सेलरेशन भी है मतलब इसका मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, घटता भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरे जो हमारे महाशय हैं वो यहीं पर ग्राउंड पर खड़े हैं, ठीक है। ये रहे वो हमारे महाशय दूसरे, जिनका नाम अपन रख देते हैं, ये ओवन है। फर्स्ट बार में भी अपने ओवन ही थे। और ये जो दूसरे भैया हैं, ऑब्जर्वर के हाथ में हमारे पास एक बॉल है, इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है। किस स्पीड से, v स्पीड से। आगे बात समझ में। तो ये ऑब्जर्वर ओवन था, और ये वाला जो ऑब्जर्वर है ये हमारे पास है ऑब्जर्वर O2। ये कौन है हमारे पास, ऑब्जर्वर O2, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का, ये ग्राउंड पे खड़ा है और ये मूव कर रहा है, और इसको हमने अपवर्ड प्रोजेक्शन दिया है। क्या दिया है, अपवर्ड प्रोजेक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपवर्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। ये कौन सा केस है, अपवर्ड प्रोजेक्शन। इसमें आप और भी केसेस बना सकते हैं, अपवर्ड प्रोजेक्शन, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, इंक्लाइंड प्रोजेक्शन, लेकिन आप एक केस समझ लेंगे तो आपको बाकी सारे केसेस समझ में आ जाएंगे। ऐसे तो बच्चों कोर्स कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन में देखो, अभी तो हमने प्रोजेक्टाइल के रिलेटिव मोशन भी ढंग से नहीं पढ़े। अभी तो हमारे पास रेन विंड प्रॉब्लम है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है, एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेटिव में, जिनके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, है ना। तो आपको ये एक केस करा देता हूं, तो बाकी केसेस को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इसमें भी हम वही लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर O1। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फॉर O1 जो ऑब्जर्वर हमारा जो जमीन पे खड़ा है, ठीक है ना। जो जमीन पे खड़ा है उसको, वो जब इस बॉल के मोशन को देखेगा तो इसके रेस्पेक्ट में इस बॉल के पास देखो इनिशियल वेलोसिटी भी है, मतलब इनिशियल x डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है और इनिशियल y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी, ठीक है ना, इस O1 के हिसाब से। और इस O1 के हिसाब से बॉल के पास इनिशियल में x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, देखो ये x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, और y डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है। आगे बात समझ में। तो अब ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर 1 को दिखेगा बॉल फॉलोज, कौन सा पाथ फॉलो करेगी, बॉल डज नॉट फॉलो पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना। मतलब जब सिर्फ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था, जब सिर्फ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था तो आपकी जो बॉल थी वो पैराबोला बनाती थी, ठीक है। लेकिन अब x डायरेक्शन में भी मोशन है, तो इसका मतलब आपकी जो बॉल है वो पैराबोला नहीं बनाएगी। तो हम यहाँ पे वो कौन सी ट्रेजेक्टरी बनाएगी, वो एक बहुत ही अच्छा जेईई एडवांस का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लिख देंगे बॉल विल नॉट फॉलो पैराबोलिक पाथ, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बॉल विल नॉट फॉलो पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना, ड्यू टू ax नॉट इक्वल टू 0, है ना। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसलिए बॉल पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं करेगी। तो बच्चे पूछेंगे सर कैसा पाथ फॉलो करेगी, इट फॉलो अ जनरल 2 डायमेंशनल पाथ, ठीक है ना। ये एक जनरल 2 डायमेंशनल पाथ को फॉलो करेगी, तो उसकी इक्वेशन हमको अलग से निकालनी पड़ेगी। और जनरल 2 डायमेंशनल का ग्राफ कैसा भी बन सकता है ना, तो उसका हम स्पेशल नाम नहीं दे सकते। अभी जब सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था, तब जो ट्रेजेक्टरी बनती थी वो एक स्पेशल ट्रेजेक्टरी थी, स्पेशल ज्योमेट्री थी, जिसे हम पैराबोला बोलते थे, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ बोल देंगे पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं करता है। अब अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, ठीक है ना, ये आप देखिए ऑब्जर्वर 1 के लिए हम देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर 1 के अकॉर्डिंग इस बॉल के पास इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है,
इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मतलब उसके पास एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट हैं। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, वो ट्रेजेक्ट्री बनाएगा। वो क्या बनाएगा, ट्रेजेक्ट्री। और ट्रेजेक्ट्री में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि वो टाइम ड्यूरेशन जब तक आपका पार्टिकल हवा में रहा, ठीक है ना, वो टाइम ड्यूरेशन जब तक आपका पार्टिकल हवा में रहा। तो इसको हवा में रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो v वेलोसिटी है वो, ठीक है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी है वो तो इसकी रेंज क्रिएट करेगी, वो क्या क्रिएट करेगी, इसकी रेंज। लेकिन हवा में इसे ऊपर कौन उठा रहा है, ये वर्टिकल वेलोसिटी v, ठीक है ना। तो ये स्पीड जब तक कम होती जाएगी जब तक जीरो नहीं हो जाती, और जब वो जीरो हो जाएगी तो आपका जो गेंद है ये मैक्सिमम हाइट पहुंच चुका होगा। आ रही बात समझ में। और उसके बाद ग्रेविटी के इफेक्ट में वो पार्टिकल वापस नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है वर्टिकल कंपोनेंट पे। किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल कंपोनेंट पे। तो बच्चों हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ा था, वही वाला केस तो है यहाँ पे, है ना। मतलब हम वाई डायरेक्शन में बात करें, लग गया होगा आपके पास एक एक्सीलरेशन, लेकिन वो एक्स डायरेक्शन में लगा है, तो उससे रेंज पर फर्क पड़ेगा। माइंड इट, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पहले जीरो होता था तो रेंज का फॉर्मूला फिक्स आता था, लेकिन अब एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो नहीं है तो रेंज पर फर्क पड़ेगा इससे, एक्स डिस्प्लेसमेंट पर। वाई के ऊपर अभी भी एक्सीलरेशन जी के इक्वल ही लग रहा है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट इससे अनअफेक्टेड रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है नीट में, ठीक है। तो चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने जनरल क्या पढ़ा था, 2u/g, यही पढ़ा था, है ना। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, तो उसी से हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं लिख दूंगा 2, ये हमारे पास है v/g, ठीक है। और अगर आप यहां तक अच्छे से पढ़ चुके हैं तो मैं अगर यही टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला फॉर ऑब्जर्वर O2 के लिए भी कर दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी, नहीं, ठीक है ना, दिक्कत कुछ नहीं होगी। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल कंपोनेंट पे। वर्टिकल कंपोनेंट जितना O2 के लिए है उतना ही O1 के लिए भी तो है, उतना ही O1 के लिए भी तो है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं रेंज की, ठीक है ना। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, और अब हम बात करते हैं रेंज की। इसकी बात करते हैं रेंज की। तो रेंज हमारे पास कितना आ जाएगा, r = ux × t, ठीक है। तो r की वैल्यू, ux कितना है, x डायरेक्शन में हमारे पास कितनी वेलोसिटी है इस O1 के हिसाब से, u, इस O1 के हिसाब से कितनी है, u। तो ये हो जाएगा u × t की जगह जब मैं 2v/g रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2uv/g। तो ये O1 का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर भी डिराइव करा था, कहां पर था, 2u × v, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले कैसे एक दूसरे को अल्टर कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर हमने t की वैल्यू डायरेक्ट लगा दी, x डायरेक्शन में भाई रेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट ux, तो वो हमारे पास यहाँ u के बराबर है, और t की वैल्यू हम अभी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास रेंज आ गई। अब c, तीसरी चीज हम निकालते हैं हाइट, ठीक है ना। हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे कि भाई मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम वापस वही यूज करेंगे बाय सेकेंड इक्वेशन, किसमें, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे जब हम सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे तो इस प्रोजेक्टाइल की तरह 0 से लेकर t/2 टाइम तक वो h हाइट पर गेन करेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया h = uy, h = uy/t + हाफ a/t²। y कंपोनेंट आता है सारे, तो uy मतलब y कंपोनेंट इसका कितना है, v × t। मैक्सिमम हाइट तक, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, t/2। कितना टाइम लगता है, t/2, ठीक है स्टूडेंट। प्लस या फिर माइनस 1/2 × g t/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको यूज सॉल्व करेंगे तो देखिए t/2 ये रहा हमारे पास t/2 हमारे पास कितना आ जाएगा, v/g,
ठीक है ना, तो v स्क्वायर बाय जी आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास h आ जाएगा v स्क्वायर बाय जी माइनस, अब देखिए t बाय टू मतलब v स्क्वायर बाय v बाय जी का स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाय जी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस v स्क्वायर बाय टू जी। तो मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो चुका है v स्क्वायर बाय टू जी, और ये फॉर्मूला भी हम पहले ही देख चुके हैं जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये आपको 3 केस बताए हैं फ्रॉम मूविंग कार्ट के। तो मूविंग कार्ट के ये 3 केसेस हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। इनमें इक्वेशंस कैसे जनरेट होते हैं, कौन सी इक्वेशंस कब लगानी है, ताकि हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस वाले केस में हमने ऑब्जर्वर O1 के लिए सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए हैं, लेकिन अब O2 की बारी है ना, इसलिए मैंने ये मिटाया नहीं था, तो आप इसको रेफरेंस ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा फॉर O2। अब O2 वाले भैया की बारी है। O2 वाले भैया जो हैं वो इस मूविंग कार्ट पर है। मूविंग कार्ट पर अगर ये है तो इनको ये U दिखेगा क्या? इनको ये U महसूस होगा? नहीं। इनको ये A महसूस होगा? नहीं। तो हम इनके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं अलग से कि भाई इनके बारे में क्या क्या कैलकुलेशंस आ सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम रिलेटिव कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? रिलेटिव कंपोनेंट्स। सिंस अपन यहां पे लिख देंगे, सिंस y component t and h depends on y component, since t and h depends on y component of velocity। ठीक है ना, y component पे वेलोसिटी भी डिपेंड करते हैं, है ना। एंड y component of velocity uy, ठीक है ना, एंड uy is same for both O1 and O2। आई बात समझ में? मतलब t और h जो है वो वेलोसिटी के y कंपोनेंट मतलब uy पर डिपेंड करते हैं, और uy इज सेम फॉर बोथ O1 एंड O2, है ना। O1 और O2 के लिए, दोनों के लिए y कंपोनेंट सेम है। इसके लिए भी ऊपर की डायरेक्शन में v से जा रहा है, इसके लिए भी ऊपर की डायरेक्शन से v पे जा रहा है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है ना। हैंस इसलिए हम क्या बोल देंगे कि टाइम हैंस t एंड h आर सेम फॉर बोथ ऑब्जर्वर, तो यहां पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आ जाएगी? टाइम ऑफ फ्लाइट इतनी आ जाएगी जितनी ऑब्जर्वर 1 के लिए आई थी। कितनी थी टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास? कहाँ रही है टाइम ऑफ फ्लाइट? रेंज थी, ये हाइट थी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2v बाय जी, ये हमारे पास आ जाएगी 2v बाय जी। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट की अगर अपन बात करें h, तो h भी हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2g। तो ये दोनों फॉर्मूले तो इनके लिए सेम आ गए। ठीक है ना। नाउ अब हमको क्या करना है? हमको u रिलेटिव निकालना है। हमको क्या निकालना है? u रिलेटिव। u रिलेटिव क्या आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है अपन इन दोनों ऑब्जर्वर्स के बीच में। तो u रिलेटिव मतलब 1 2 लिखा है मैंने यहाँ पे। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू 2, इसके रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये रुका हुआ है, लेकिन क्या इस O2 को ये रुका हुआ दिखेगा? नहीं, ये पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। आप ट्रेन में बैठते हैं तो आपको पेड़ पौधे, इमारत, जंगल, पहाड़ सब पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं, तो क्या वो जाते हैं? नहीं, वो जाते हुए महसूस होते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग इसको भी ये पीछे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो कितनी स्पीड से शिफ्ट होता हुआ दिखेगा? तो अपन लिख देंगे u1 माइनस u2। ठीक है, तो हमारे पास u रिलेटिव की वैल्यू आ जाएगी u12 इज इक्वल टू u1। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है? 0 माइनस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है? u, तो ये u i कैप है।
ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस यू आई कैप, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है, यू रिलेटिव। और इसी तरीके से एंड एक्सलेशन भी रिलेटिव निकाल लेते हैं अपन, है ना, ए रिलेटिव, रिलेटिव एक्सलेशन मतलब A12, तो इसका मतलब हो जाएगा A1 माइनस A2। अब आप खुद बताइए कि ए रिलेटिव में A1 वैल्यू, इसके पास कोई एक्सलेशन है क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? नहीं। यहाँ पे जो U1 U2 लिखे हैं ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे ये A1 A2 लिखे हैं ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो ऑब्जर्वर 1 के पास कोई एक्सलेशन है क्या? बोलेंगे नहीं सर ये 0 है। माइनस A2, इसके पास कोई एक्सलेशन है? यहाँ साहब ए एक्सलेशन है, ए एक्सलेशन है और वो आई डायरेक्शन में है, तो हमारे पास ए रिलेटिव की वैल्यू भी आ जाएगी। ए रिलेटिव हमारे पास आएगा माइनस ए आई कैप। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास ए रिलेटिव आ गया और यू रिलेटिव आ चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन से इसकी रेंज निकालनी है, सेकंड इक्वेशन से इसकी रेंज निकालनी है। तो बी पार्ट हम यूज कर लेंगे बाय सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में, क्योंकि रेंज एक्स एक्सिस में ही निकलती है। तो सेकंड इक्वेशन जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, यही होती है सेकंड इक्वेशन। तो चलिए आर इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्स डायरेक्शन में जो लिखा है वो रिलेटिव एक्सलेशन लिखा है ना, मतलब अपन इसको क्या लिख देंगे, u रिलेटिव इंटू एक्स इंटू टी, भाई टाइम तो दोनों में सेम ही लग रहा है, प्लस 1/2 इंटू ए रिलेटिव इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी, ठीक है ना। भाई हम अब बात कर रहे हैं O2 की, तो इस O2 के रेस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी, इस O2 के रेस्पेक्ट में, O2 के रेस्पेक्ट में कितनी रेंज आएगी, तो O2 के लिए हमने ये इक्वेशन निकाली है ना, कि O2 देख रहा है तो उसको कितनी रेंज मिलेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे सारी टर्म्स रिलेटिव रख दी है। ये सेकंड इक्वेशन है एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पर हमने एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव कंपोनेंट्स रखना है, तब जाके हमारे पास आर आएगा, हमारे पास तब जाके क्या जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आर मतलब एस रिलेटिव, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं एस रिलेटिव इन एक्स डायरेक्शन, एस रिलेटिव इन एक्स डायरेक्शन। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यू रिलेटिव एक्स कितना है हमारे पास, माइनस यू आई कैप, तो माइनस यू आई कैप इंटू टी, टी की वैल्यू 2u बाय जी, 2u बाय जी, उसके बाद प्लस 1/2, ए रिलेटिव हमारे पास कितना, माइनस ए आई कैप इंटू टी, ये हो जाएगा 2v, यहाँ पे यू नहीं है v है, 2v बाय जी। ठीक है, सॉरी बच्चों यहाँ पर अपन से थोड़ी सी गलती हुई है ना, हार्दिक क्षमा चाहूंगा, अपन ने यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी सही नहीं निकाली यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी सही नहीं निकाली। तो चलिए रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी हम यहाँ पे निकालेंगे, देखिए u12, तो ये हो जाता है u1 माइनस u2, ठीक है। अब हम देख रहे हैं u1 माइनस u2 किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो 2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब तो बच्चों u रिलेटिव हमारे पास आ जाएगी u माइनस u, या फिर इसको अपन 0 भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो O2 ऑब्जर्वर है, ये जो O2 ऑब्जर्वर है, इसके पास इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी है, इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर ये अपने आप को रुका हुआ माने, जैसे हम ट्रेन में अपने आप को रुका हुआ मानते हैं, ठीक है ना, तो इतनी ही वेलोसिटी अपन को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो ये रुकेगा। तो देखो u और अपोजिट डायरेक्शन में मैंने माइनस यू ऐड कर दिया तो 0 हो गया, तो u रिलेटिव हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया है। और u रिलेटिव हमारे पास जैसे ही 0 हो जाएगा, u रिलेटिव हमारे पास जैसे ही 0 हो जाएगा एक्स डायरेक्शन वाला, तो ये टर्म हमारे पास हो गई 0, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी a रिलेटिव, a रिलेटिव कितना था, माइनस a/2 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना हमारे पास 2v बाय जी, तो 2v बाय जी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास रेंज कितनी आ जाएगी, हमारे पास रेंज आ जाएगी 4 से 4 तो 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर बाय जी, 2ab स्क्वायर बाय जी। तो ये हमारे पास आ गया रेंज का फॉर्मूला, किसके लिए, ऑब्जर्वर नंबर 2 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। ऑब्जर्वर 2 के लिए भी हमने टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट गेन और रेंज का फॉर्मूला निकाल लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक नोट वाली बात ये है जो हमें आनी चाहिए, यहाँ पर एक हमको नोट लिखना चाहिए, ठीक है ना, नोट।
ball follows parabolic path in opposite direction with respect to O2 विद रेस्पेक्ट टू O2, है ना। तो बॉल अभी भी पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगी, लेकिन अब वो रिटार्डेशन के साथ अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं, आपने पढ़ लिया होगा ये, या फिर इससे रिलेटेड इसलिए बता रहा था। यहाँ पर अब हम एक न्यूमेरिकल लेंगे और देखते हैं कि मूविंग पार्ट पर से न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है कि हमारे पास एक कार्ट है, उसमें एक हमारे पास ऑब्जर्वर है, ठीक है, और इस ऑब्जर्वर के हाथ में एक बॉल है और उसको हमने इस स्पीड में 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन अगर ए है, इसका एक्सेलरेशन ए है, मतलब ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है ना, ये एस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट ऑब्जर्वर कैन अगेन कैच द बॉल आफ्टर थ्रोन अपवर्ड, आफ्टर थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी एक ट्रॉली है, उसको ए एक्सेलरेशन दे रखा है इस डायरेक्शन में, उसके अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा है, उसके हाथ में बॉल है, बॉल को हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है ना, तो हमें ए की वो डायरेक्शन, हमें ए की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि ये बॉल वापस इसी के हाथ में आकर गिर जाए। क्लियर बच्चों, सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन क्लियर है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी स्टूडेंट्स, 2u/g, है ना, हमने 2u/g। अब यहाँ पे u हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन कंपोनेंट, तो हम इसको लिख देंगे 2 × u/, मतलब 20 sin 37, है ना। तो 2 × 20 sin 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, है ना। sin 37 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखिए 10 से 22 2 2 4, तो sin 37 3/5, sin 37 हमारे पास कितना आ जाएगा, sin 37 हमारे पास आ जाएगा 3/5, 3/5 × 4, तो 15/4, 15/4, तो 4 चौक 16, तो नहीं 3/5, 8 8 3 24, तो 2.4। तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, हमारे पास टाइम इंटरवल आ जाएगा 2.4 सेकेंड। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। इनिशियल स्पीड की वैल्यू हमने रख दी 20, तो 20 से 2 2 4, 4 3 12, 12/5, हाँ, तो 2.4 सेकेंड हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है। मतलब आपकी बॉल हवा में घूमकर वापस 2.4 सेकंड के बाद जमीन पर आके गिर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको निकालना है यू रिलेटिव। अब हमको क्या निकालना है, यू रिलेटिव। तो यू रिलेटिव हमारे पास कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा, सॉरी यू इंटू कॉस 37 डिग्री, इसको अपन बोल देंगे आई कैप, प्लस यू साइन 37 डिग्री जेड है। ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। ये हमारे पास किसकी रिलेटिव वेलोसिटी हुई है, ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी हुई है बॉल विद रेस्पेक्ट टू मैन। मतलब इस बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी थी, एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। किसके रेस्पेक्ट में, आदमी के रेस्पेक्ट में। ये किसके रेस्पेक्ट में है,
आदमी के रेस्पेक्ट में। तो आदमी तो रुका हुआ है, तो इसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो, इसका वाई कंपोनेंट भी जीरो। मतलब यहां पर मैंने लिखा है यू एक्स माइनस जीरो, जीरो इसका माइनस क्या अपन है, तभी ये रिलेटिव निकल रहा है, ठीक है ना। और ऐसे ही वाई डायरेक्शन में बॉल का तो है यू वाई, आदमी का है जीरो, तो यू वाई माइनस जीरो, तो वापस यू वाई आ गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। तो जब हम u cos 37 और u sin 37 निकालेंगे तो हमारे पास u रिलेटिव आ जाएगा, ठीक है। u रिलेटिव निकालने की जरूरत है क्या, चलिए निकाल लेते हैं। u रिलेटिव 20 cos 37 4/5 प्लस 20 sin 37 3/5, ठीक है। तो u रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 चौके 4 तो 16, 16 आई कैप प्लस 4 5 4 या 12 12 जे कैप। ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ चुकी है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ चुकी है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम एंड ए रिलेटिव, ठीक है। तो ए रिलेटिव कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ए रिलेटिव हमारे पास हो जाएगा ए एक्स आई कैप, है ना। ए एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इन एक्स डायरेक्शन, आई कैप एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट आई कैप इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट जे कैप, ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा ए रिलेटिव इज इक्वल्स टू, तो ए बी माइनस सी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट आई कैप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट जे कैप, ठीक है। तो ए रिलेटिव, ठीक है। अब ए रिलेटिव में एक्सेलरेशन ऑफ बॉल हमारे पास कितना आ रहा था, जीरो, बॉल का एक्सेलरेशन था क्या, जीरो नहीं, पर कार्ड का एक्सेलरेशन था ए, और ये आई कैप था। आ रही बात समझ में, मतलब इनिशियल में एक्स डायरेक्शन, इस बॉल के ऊपर कोई एक्सेलरेशन था क्या इनिशियल में, नहीं, कार्ड के ऊपर एक्सेलरेशन था। तो बॉल का कार्ड के रेस्पेक्ट में हम मोशन निकाल रहे हैं, तो ए एक्सेलरेशन ऑफ बॉल वाई डायरेक्शन में था क्या, था हमारे पास, जी था, और कार्ड का एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में था क्या, नहीं, जीरो था, तो जे क्या। कुछ आई बात समझ में बच्चों, मतलब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, बॉल विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, मतलब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ना, ये इक्वेशन हमने लिखी है रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, बॉल के रेस्पेक्ट में कार्ट का, ठीक है ना। तो बॉल का एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था नहीं, जीरो था, कार्ट का था, हाँ, ए के बराबर था, ठीक है। बॉल का वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था, हाँ, माइनस जी था, कंटिन्यू लगता रहता है, और कार्ट का वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था नहीं, जीरो था। तो इस तरीके से हमारे पास ए रिलेटिव कितना आ जाएगा, इस तरह का हमारे पास ए रिलेटिव आ जाएगा माइनस ए आई कैप माइनस जी जे कैप, ठीक है। अब हम लगा सकते हैं सेकंड इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमें बताती है एस रिलेटिव, ठीक है ना, इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब ये इक्वेशन हमें लगानी है, तो इस इक्वेशन को हम लगाएंगे इक्वल टू जीरो करके, इसको हम क्या लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन में, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी एक्स डायरेक्शन में, और इसको हम जीरो कर देंगे। जीरो क्यों करा था, क्योंकि जितनी देर में बॉल एक्स डायरेक्शन में यहाँ पहुंची उतनी ही देर में ऑब्जर्वर भी चल के यहाँ पर पहुंच गया। तो एस रिलेटिव इन एक्स डायरेक्शन हमने जीरो कर दिया। यू रिलेटिव हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट, यू रिलेटिव हमारे पास आ रहा है एक्स कंपोनेंट, ठीक है ना। यू रिलेटिव का एक्स कंपोनेंट कितना था हमारे पास, यू cos 37 मतलब 16, ठीक है ना। तो यू cos 37 डिग्री इंटू टी, टी हमारे पास कितना था 2.4 प्लस 1/2। अब एक्स डायरेक्शन में जो रिलेटिव कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, वो माइनस ए हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, माइनस ए। हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला लेना है। ये मैंने आपको u के भी दोनों कंपोनेंट निकाल दिए, a के भी दोनों कंपोनेंट निकाल दिए, लेकिन ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हमें चाहिए, तो माइनस ए आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और t की जगह हम कर देंगे 2.4 का स्क्वायर। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 16 इंटू 2.4, ठीक है, प्लस ये सॉरी ये हो जाएगा माइनस a/2 इंटू 2.4 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 16 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 2.4 का स्क्वायर इक्वल टू 8।
ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए 2.4 से 2.4 कट गया तो 16/24 है ना, 16×32, तो 32 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ रही है 40/3। कितनी है, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। एक सेकंड, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो गई हो। 16, हाँ ठीक है। तो जब ये जीरो को हम इक्वल टू इधर के ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू 2.4, 16 इंटू 2.4 इक्वल टू a/2 इंटू 2.4 का स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से 2.4 एक कट गया जाएगा, हाँ, तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2.4। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ठीक है ना। मतलब अगर आप एक्स डायरेक्शन में इतने एक्सेलरेशन से आप अपनी ट्रॉली को मूव कराते हैं तो बॉल वापस इसी ऑब्जर्वर के हाथ में आके कैच हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग कार्ट वाला जो टॉपिक था वो आज हमने यहीं पर खत्म कर लिया है ना। तो आई होप आपको इस लेक्चर का कंटेंट पसंद आया होगा। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।